दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सामुदायिक रेडियो कुमाऊं वाणी में। मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर सिंह इनवाल। जी हाँ दोस्तों, आज 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस है। आज कारगिल युद्ध को पूरे 25 वर्ष होने जा रहे हैं। जगह जगह पर इसके कार्यक्रम हो रहे हैं। कारगिल क्षेत्र भी सेना, भारत सरकार पूरी इन कार्यक्रमों को आयोजित कर रही है। इसी दौरान हमारे साथ हैं स्थानीय भूतपूर्व सैनिक श्री कुंदन चिलवाल जी। चिलवाल जी का परिचय मैं दूं। निवासी हैं, साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान सेना को अपनी सेवाएं दी हैं। चिलवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो कुमाऊं वाणी में। जी नमस्कार। चिलवाल जी, आपके आर्मी जीवन के सफर के बारे में जानना मेरे लिए बहुत रुचिकर रहा है। जानना चाहेंगे कि कैसे आर्मी में जाने का एक सपना बना और कैसे आप भारतीय सेना को अपनी सेवाएं दे पाए, उस बारे में बताएं। भारतीय सेना के प्रति हम पहाड़ वालों का लगाव, और हम लोग अधिक से अधिक भारतीय सेना में होते हैं, तो लगाव हम पहाड़ वालों के खून में होता है कि हमें भारतीय सेना में जाना चाहिए। और वो एक समय था जब मैं अपनी रामगढ़ रीठा स्कूल से पढ़ाई करके नैनीताल जीआईसी आया। तो नैनीताल में एनसीसी ज्वाइन करना, स्कूलिंग के साथ साथ, और एक भूमिका उस बीच में ये रहती है कि वो जीवन ऐसा होता है, बाल्यकाल होता है, तो उसमें हर एक चीज की समझ नहीं होती। उसी बीच में एक मूवी आती है बॉर्डर। हाँ। तो उसमें जिस प्रकार से जेपी दत्ता जी ने सेना को बिल्कुल हूबहू परमिशन लेके सेना की लोकेशन पर शूट किया गया, तो उसके बारे में बड़ी जिज्ञासा थी। और मूवी देखने के बाद भी एक अंदर फिर जगह कि हाँ, भारतीय सेना में हमें जाना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात ये थी कि हम एनसीसी में होने, उसका जो सर्टिफिकेट होता है ABC, तो वो फैसिलिटी हम इसलिए ले पाए क्योंकि ग्रेजुएशन का समय नहीं मिला। 11th पास किया और 12th में बोर्ड परीक्षा देने से भी पहले भारतीय सेना में चले गए। तो बहुत सारी जगहों पर, जैसे हम पहाड़वासी खासकर रानीखेत में, अल्मोड़ा में, अलग अलग जगहों पर दौड़ और उसके बाद आर्मी को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आपके लिए वो शारीरिक दक्षता कहाँ हुई, कहाँ आपने दी? शुरुआत में ये होता है कि हमारे समय में जो भारतीय सेना की एज थी 17 साल थी। अच्छा। तो जैसी हमारी एज 17 साल 5 महीने की थी, तो पढ़ाई करते करते कुछ पहाड़ के लड़कों का प्लान बना, अल्मोड़ा बीआरओ की एक भर्ती आ रही है जो रानीखेत घिंगारी खाल में, उसकी दौड़ होगी। और मेरे साथ जितने भी लोग गए थे वो मुझसे पहले 2-3 बार या 4 बार ट्राई कर चुके थे। कभी कोई फिजिकल में निकलता था तो मेडिकल रुकता था, किसी का मेडिकल होता तो रिटर्न रुक जाता था। तो वैसे ही हमारे कुछ सीनियर थे, उनके साथ मुझे और अपने कुछ साथियों के साथ जाने का मौका मिला। और थोड़ा बहुत जो डॉक्यूमेंट थे वो घर से लेके गए। तो उस टाइम पे अल्मोड़ा बीआरओ में कर्नल भंडारी जी बीआरओ कर्नल होते थे। तो रानीखेत घिंगारी खाल में एक दौड़ होती है, और उस समय वेट का भी ये था कि 48 केजी वजन होना चाहिए भारतीय सेना के लिए मिनिमम। तो उस करेक्ट वेट के साथ, हम 48 केजी वेट के साथ ही भारतीय सेना में जाने का मन बनाया। तो एक वहाँ पे दौड़ होती है, तो दौड़ के दौरान ही मुझे कर्नल भंडारी कहते हैं कि शाबाश बेटे, अब रिटर्न में मेहनत करना, क्योंकि दौड़ एक्सीलेंट निकाल ली। तो वहीं से कर्नल साहब ने कहा कि बेटा गुड, अब आप जो है रिटर्न की तैयारी करना। मतलब मेडिकल बोला भी नहीं। उसके बाद फिर मेडिकल की परीक्षा हुई। सबका समय था कि 3 या 4 दिन में रानीखेत में वो समय लगता था। उसके बाद एक रिटर्न के लिए एक अलग डेट मिलती है, वो वहाँ नहीं मिलती थी, बाद में बाय डाक मंगाया जाता था। फिर एक डाक आती है पोस्ट ऑफिस से। तो जब रिटर्न देने जाते हैं तो वहाँ जो आर्मी के जो सीनियर लगे होते हैं, जिनकी ड्यूटी होती है, बीआरओ वाले, वो बता देते हैं कि आप लोगों को चिट्ठी आएगी। एक लाल चिट्ठी आती है कहते थे, एक ग्रीन आती है। ग्रीन आ गई तो बेटा भारतीय सेना में एंट्री हो गए, और रेड आई तो घर बैठे रहो। तब ये होता था कि जो रिटर्न में नहीं निकलते थे उनको भी एक चिट्ठी देते थे, और जो रिटर्न पास होते थे उनको चिट्ठी देते थे कि आप आइए इस तारीख को अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए, आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होगा, इसलिए ऐसे बुलाया जाता था जी। तो ये हमारा जो समय था, हमने इसके बाद मेडिकल निकाला। फिर रिटर्न हमारा अल्मोड़ा में हुआ। मतलब फिजिकल और मेडिकल मेरा रानीखेत में हुआ, और हमको रिटर्न हमारा अल्मोड़ा में हुआ। और उसका लगभग 1.5 महीने बाद उसका रिजल्ट आ जाता है। तो हम भारतीय सेना में गए, तो कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हुए, रानीखेत हमारा सेंटर जी। और जो 98 का दौर था, 98 और 99 फर्स्ट, जो उस समय ये था कि 98 का जो भर्ती था और जो 99 था, तो कुमाऊं रेजिमेंट में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो गई थी जी। तो कुमाऊं रेजिमेंट से कुछ जवानों को, लगभग
40 जवान जो हैं वो ट्रेनिंग के लिए जो रिक्रूट होते हैं, हमारी ट्रेनिंग के लिए हमको जीआरसी लखनऊ भेज दिया जाता है, वहाँ पे जीआरसी में। तो जीआरसी में भी हम लोगों ने ट्रेनिंग की। उसी दौरान जब कारगिल का युद्ध बिल्कुल चरम पर था और भारतीय सेना में हमारी कुमाऊं रेजिमेंट की 7 बटालियन उस टाइम युद्ध लड़ रही थी, जिसमें हमारी फर्स्ट नागा और सेकंड नागा भी इंक्लूड थी जी। जिस रेजिमेंट के 7 बटालियनों में जो जवान अपने अपने ड्राफ्ट जाते हैं, हमारे बगल में एक महर रेजिमेंट की यूनिट थी, उनकी काफी कैजुअलिटी हो गई थी। और जिस टाइम हमको हम भारतीय सेना के लिए जब रानीखेत से पासिंग आउट का जो समय होता है, लगभग 1 साल की ट्रेनिंग होती है, जिसमें हमारी ट्रेनिंग के 2 पीरियड होते हैं। एक होती है हमारी बेसिक ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग के बाद एक हमको 19 दिन की छुट्टी मिलती है घर जाने के लिए। तो जैसे ही हमने वो छुट्टी काटी, हम वापस रानीखेत पहुंचते हैं, तो बिना एडवांस ट्रेनिंग के, तो ये भारतीय सेना में हमारे जैसे अन्य रेजिमेंटों के साथ ये पहला एक ऐसा बैच होगा कि जिसकी ट्रेनिंग 1 साल की नहीं होती, 12 महीने ना होके 7 महीने में जिनको पासिंग आउट कर दिया जाता है। तो उस बैच का मैं हिस्सा रहा, ये हमारा सौभाग्य, अपने आप को हम सौभाग्यशाली भी समझते हैं। सर, कारगिल के बारे में भी आपने थोड़ा साझा किया और कारगिल के अनुभवों को ही आज हम जानना चाह रहे थे। तो उन अनुभवों को बताएं कि आपने किस सेक्टर में कारगिल युद्ध के दौरान अपनी सेवाएं दी और कैसा उस समय परिस्थितियां थी, उन अनुभवों के बारे में बताएं। कारगिल का जो युद्ध था, युद्ध का जो समय होता है और जो एक सर्विस का जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ सर्विस बहुत कम होने से कई बार कुछ जवानों के अंदर एक क्योंकि भारतीय सेना में ट्रेनिंग का जो है एडवांस ट्रेनिंग इसलिए की जाती है कि हम युद्ध कैसे लड़ेंगे, और बेसिक ट्रेनिंग में हमको डिसिप्लिन के साथ भारतीय सेना में हम इक्विपमेंट कैसे यूज करेंगे, हम वेपन के साथ कैसे हैंडलिंग करेंगे, ये सारी चीज सिखाया जाता है। लेकिन जो एडवांस टर्निंग होती है, एडवांस ट्रेनिंग के अंदर टैक्टिक्स कि हमें वो सब कुछ ज्ञान दे दिया जाता है कि अगर हमें किसी ऑपरेशन पे जाना है या किसी युद्ध पे जाना है तो हमें क्या तैयारी के साथ जाना चाहिए, हमारी अगर मिलिटेंट से हमारी अगर डायरेक्ट आमना सामना है तो कैसे युद्ध लड़ा जाएगा, और युद्ध के दौरान हमारी स्थिति क्या होती है, ये सब सीखने का जो ड्यूरेशन होता है उसको बहुत कम शॉर्ट समय पे बताया गया। और कुमाऊं रेजिमेंट से ताकि जिन यूनिटों की कैजुअलिटी ज्यादा हो जाती है, जो हमारे 842 जवानों की नफरी होती है एक बटालियन की 21 अफसर, तब जो रेशो होता था 21 अफसर 48 जेसीओज एंड 842 जवान। तो जवानों की स्ट्रेंथ कम इसलिए हो जाती है क्योंकि कुछ जवान घायल हो गए, कुछ कैजुअलिटी हो गए, तो घायल जवान, अगर एक जवान घायल होता है तो 4 जवान उसको नीचे लाते हैं। तो इसलिए रिएनफोर्समेंट की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ जाती है सेना को, क्योंकि उस स्ट्रेंथ को बरकरार रखना होता है। जो स्ट्रेंथ है युद्ध के दौरान, एक सेक्शन अगर 10 की टोली में लड़ रहा है तो 10 चाहिए। तो उनके कैजुअलिटी होना और कई बार राशन की आपूर्ति न हो पाना, कई बार आम्नेशन की आपूर्ति न हो पाना, इस सब के लिए रिएनफोर्समेंट की आवश्यकता पड़ी। तो उस टाइम कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर को भी कहा गया कि जो सीनियर बैच इस समय आपके पास है, जिसको कि रिएनफोर्समेंट के तौर पे लेह लद्दाख को भेज दिया जाए। तो कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर में हमारे 4 रोडवेज की बसें आती हैं, सरकारी बसें, और उसमें कहा जाता है कि एक बैच जो सीनियर है, जो जीआरसी से आया है, इस बैच को कारगिल के लिए मूव करा दिया जाए, जिसमें 120 जवान होते हैं। तो उस टोली में रहने का सौभाग्य मुझे भी मिला। और हमको, क्योंकि हमारी जो यूनिट है, हम कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती होते हैं तो हमें कुमाऊं में जाना होता है, लेकिन रिएनफोर्समेंट हमको नागा के साथ करना था, सेकंड नागा, जो कि कुमाऊं रेजिमेंट का ही हिस्सा है, हमारा सेंटर एक ही है ट्रेनिंग का। तो नागा रेजिमेंट जो सेकंड नागा है, 2 नागा, उस टाइम पर द्रास सेक्टर के पास एक ट्विन बम्प एक एरिया है जिसपे उस टाइम पाकिस्तान की सेना उस ट्विन बम्प पे, ऐसे जो कारगिल की रेंज है वो हमारे जो हमारी सीमा है कश्मीर घाटी से लेके ले तक की एक बहुत बड़ी श्रेणी है, जिसमें तोलोलिंग भी है, द्रास सेक्टर भी उसी में है, और हमारा टाइगर हिल भी वही है, और वही एक ट्विन बम्प एक जगह है, जिस जगह पे सेकंड नागा ऑपरेशन करती है। हमें जब यहाँ से हमको भेजा गया तो एक रोडवेज की बसों में कारगिल हीरो करके एक ड्राफ्ट जाता है, उसमें हमें भेजा गया। और बहुत सी जो, क्योंकि तब तक रानीखेत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, इन स्थानों पर कई जगह हमारे शहीदों के पार्थिव शरीर आ चुके थे, इन स्थानों पर आ गए थे। तो एक भावुकता, बहुत बड़ा भाव था। जिस समय हम जा रहे थे तो हमको बिल्कुल चंदन टीका लगा के कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर से विदा किया, और हमको कई सारी, तब रक्षाबंधन था नहीं, रक्षाबंधन आने वाला था, तो कारगिल युद्ध के जो युद्ध विराम के 20 या 19-20 दिन पहले हमको मूव करा दिया गया। तो मूव कराने में हम बाई ट्रेन गए, ट्रेन से हम जब दिल्ली पहुंचे तो चंडीगढ़ से हमको बाई एयर सीधे ले प्रतापपुर उस जगह पहुंचा दिया गया, और वहां से फिर हमको
पूरी कॉन्वॉय जो आर्मी अपने प्रोटेक्शन के साथ जाती है उसके साथ कारगिल का बेस कैंप से हमको ट्विन बम्प का जो एरिया था उस एरिया में हमने बेस कैंप पे हमारी जो सैन्य आपूर्तियां होती हैं, चाहे वो राशन हो, अम्मुनिशन हो, या फिर कोई हमारे जवान जो घायल हो जाते हैं उनको लाके हुंडर एक हॉस्पिटल है वहां हमको ले जाना होता था। तो वो जो समय था उसमें हमने ये अनुभव किया कि हमारे जो भारतीय सेना है उसका साहस टूटता नहीं है, उसका साहस बढ़ जाता है जब वो किसी को कैजुअलिटी देख लेता है या सुन लेता है कि कोई हमारा शहीद हो गया। तो हमें एक, मुझे ही नहीं, मेरे जैसे कई हजारों सैनिकों के अंदर एक भाव आता है कि हम जाएं और हम बदला लें। अब उसमें ये चिंता नहीं होती है कि, क्योंकि हमारी सेना का मैंने वहाँ ये साहस देखा कि कई ऐसे बंकर होते हैं और कई ऐसी टुकड़ियां होती हैं, कई ऐसे सेक्शन थे जो 3 दिन तक भी भूखा रह के लड़ सकते हैं, जो क्षमता केवल भारतीय सेना के जवानों में है। और दूसरा ये था कि जो 527 के आसपास जो हमारे शहीद होते हैं कारगिल युद्ध के दौरान, और लगभग हमारे 5 से 6 हजार जवान घायल हो जाते हैं, तो ये सब जो समय था वो समय एक दूसरे को साहस बढ़ाना, किसी को गोली भी लगी है तो वो भी साहस के साथ, हमारे योगेंद्र यादव जी का आपने सुना होगा, 17 गोली लगने के बाद जो जिंदा हिंडर हॉस्पिटल में आए, और मेरी उम्र के हैं तो बिल्कुल पास से उनको देखा हिंडर हॉस्पिटल में कि 17 गोली लगने के बाद भारतीय सेना का कोई जवान जिंदा आ जाता है और परमवीर चक्र लेता है। तो उसके बाद पूरी सेना का जो सीना है वो चौड़ा हो गया था, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुद आग के जवानों के साथ बेस कैंप में पहुंच के, जहां युद्ध की पूरी, जहां से युद्ध को ऑपरेट किया जा रहा था, कारगिल का जो बेस कैंप जहां स्मारक बन गया कारगिल, तो उस जगह से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जवानों के साथ चाय पी, और जिस गिलास में जवान चाय पीते थे उसी गिलास में उन्होंने चाय पी और सेना का साहस बढ़ाया। उस समय से लेके जो 15 दिन की लड़ाई होती है, उस लड़ाई के दौरान हम टाइगर हिल जीत जाते हैं, हम तोलोलिंग पर कब्जा कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं अपनी जितनी भी हमारी जो पहाड़ियां थी ऊंचाई वाली जगह, वो सब मिलके जो पहाड़ियां हमारी उन्होंने ली थी, वो सारी पहाड़ियां, और वो एक उसको लेके जो एक साहस वाली लड़ाई लड़ी गई, उसकी यादें हमेशा हमारे साथ हैं। ये दुख भी था कि कई हमारे ऑफिसर्स, कई हमारे जेसीओ, कई हमारे जवान कारगिल के दौरान शहीद हो गए। आज भी आप कई वीडियोस देखते होंगे जिनके 2 हाथ 2 पांव नहीं है। बहुत बड़ा दर्द लेके कारगिल का युद्ध, लेकिन भारतीय सेना ने अपना साहस पूरी दुनिया को दिखाया कि हम ऐसा युद्ध भी लड़ सकते हैं और हम उस युद्ध को जीतना भी जानते हैं। और तब से लेकर आज तक भारतीय सेना आज ये 25वीं जो वर्षगांठ मना रही है, और मैं विशेष आपका धन्यवाद कहूंगा कि कुमाऊं वाणी रेडियो हर वर्ष ऐसे जो देश के साहस वाले कार्य हुए हैं उन कार्यों पर आपका रेडियो द्वारा प्रसारण होता है। और हमारे पर्वतीय क्षेत्र के साथ साथ जहाँ तक भी कुमाऊं वाणी रेडियो का प्रसार होता है, तो आप लोगों का हर बार एक ये रहता है विशेष कोई ऐसा प्रोग्राम करें जो देश के हित में हो, समाज हित में हो, हमारे पहाड़ के हित में। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिलहाल जी एक अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, और ये मेरे दिल के बहुत करीब है। और आपने कहा कि युद्ध जब खत्म हो रहा था, यानी कि जुलाई के उस दौर में आप वहां पर थे द्रास सेक्टर में, तो जीत 26 जुलाई के आसपास हम जीत की ओर थे, और पूर्णतया ये घोषित हो चुका था कि भारत इस युद्ध को जीत रहा है और जीत चुका है। तो उस समय सेना का माहौल क्या था, कैसा जश्न का माहौल था? हाँ, बेशक हमने बहुत सारी अपने साथियों को खोया था, तो उस माहौल को आप बता पाएं कि उस समय जश्न का क्या माहौल था? देखिए, जो ये युद्ध था पूरा, जो कारगिल का युद्ध लड़ा गया, इसमें हमारी तीनों सेनाओं ने पूरा योगदान दिया था। हमारा ऑपरेशन श्वेत सागर नेवी ने उसमें काम किया, हमारा जो ऑपरेशन विजय था वो भारतीय थल सेना ने किया, और हमारी वायु सेना ने उस पर जो ऑपरेशन गगन चलाया। ये सारे तीनों ऑपरेशन के बाद, क्योंकि बेस कैंप में हर एक टुकड़ी होती है अपनी अपनी, और विजय का जो जुनून था जवानों में जो लौट रहे थे, वो दुगने साहस के साथ अपनी पहाड़ियों पर भारतीय सेना के जवानों ने तिरंगा फहराया। उसके बाद जो जश्न का माहौल था, कहीं न कहीं एक गम का माहौल ये होता था, कई साथियों को खो दिया और कई साथी हॉस्पिटल में हैं। किसी को कहते हैं कि वो दिल्ली में आरआर हॉस्पिटल है, कोई पुणे चले गए, किसी का कारगिल बेस कैंप में इलाज चल रहा है। तो ये सब चीजें के बीच, क्योंकि सेना का एक मोटो हमेशा रहा है कि वो अपना मोरल डाउन नहीं करते हैं। और फिर ये तो एक लगभग ये युद्ध जो है पूरा 3 महीने से ज्यादा चलता है, जो
3 महीने बाद एक बड़ी विजय भारतीय सेना को मिलती है और हम अपने जवानों की शहादत का बदला ले लेते हैं। और वीरता के साथ जब वो माहौल जो होता है, क्योंकि उसमें हर क्षेत्र का, कोई उत्तराखंड से, कोई यूपी का है, कोई पंजाब का है, कोई राजस्थान का है, कोई अपने केरल का है, कोई उड़ीसा का है, तो सारे देश के जवान किसी न किसी रूप में, चाहे कोई इंजीनियर में जॉब कर रहा हो, कोई आर्टिलरी सेलिंग कर रहा है, किसी ने इन्फेंट्री के जवान ने लड़ाई लड़ी, किसी ने सिग्नल दिए, तो हर एक के अंदर एक भाव था कि हम इतने समय से इतने बड़े ऑपरेशन में थे और हमें विजय मिली है। तो कारगिल विजय के बाद एक जो हमारा सब चीयर अप होता है जवानों का, वो अफसर के साथ, देश युद्ध के साथ सबका एक भाव था कि हाँ, हम अब युद्ध जीत गए, जिसमें आर्मी कमांडर से लेके उसके नीचे मेजर जनरल, हमारे जितने डीप कमांडर, ब्रिगेड कमांडर और जो अपने अपने कमांड करने कर्नल, मेजर, ये सब लोग मिलके एक बड़ा जश्न कारगिल में होता है। और कुछ समय तक तो टुकड़ियां फिर धीरे धीरे जिसको वापस आना होता है या जिसको वहाँ रीएनफोर्स वाले जो हैं वो जवान सब जाते हैं, लेकिन उससे पहले एक कैंप फायर भारतीय सेना में हमेशा रहता है। तो कैंप फायर के साथ, जश्न के साथ, और तब से लेके आज तक उन पहाड़ियों पर भारतीय सेना जो तिरंगा है भारत का, वो कारगिल में लहराता है। और आप देखेंगे कल बहुत अच्छा फंक्शन कारगिल के उस जगह पर होता है और हमने जितने जवानों ने शहादत दी उन सबको हम सैल्यूट करते हैं। और जो जवानों ने कारगिल में अपने अंगों को खो दिया, तो उनके परिवारों के प्रति और उनके प्रति हमारी हमेशा संवेदनाएं हैं। और हम समझते हैं कि युद्ध में भाग लेने वाले तो कई हैं, लेकिन जिनने युद्ध में अपने परिवार के सदस्य को खोया है और जिनने अपने शरीर के अंगों को खोया, उनके प्रति भारत के लोगों में हम देखते हैं हमेशा स्नेह रहता है और ये हमेशा बना रहे। इससे भारतीय सेना का मोराल अप होता है। बिल्कुल सर, वो पल थे, वो विजय के पल थे। बेशक युद्ध हमेशा ही कोई भी नहीं चाहता, लेकिन जब युद्ध होता है तो उससे पीछे न हट के उसे जीतना ही एक सबसे बड़ी चीज है। आज विजय दिवस की आपको भी ढेरों ढेर शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं कुमाऊवाणी परिवार को धन्यवाद, और हमारे समस्त श्रोता जो भी इस कुमाऊवाणी रेडियो के माध्यम से आप लोग इस प्रकार के जितने भी साहसिक और भारत माँ के प्रति जो यह कारगिल युद्ध के प्रसारण को आप लोग विशेष रूप से कर रहे हैं, इसके लिए भी मैं आप सबको धन्यवाद और बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी।